बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब का महाज गर्म है और हम देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें और सियासी सरगर्मियाँ अरूज पे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं। मुकाबला है मौजूदा वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, और 1-to-1 मुकाबला है। ज़ाहिर बात है PMLN को सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की, आज़ाद अरकान और आज़ाद अरकान के हासिल कौमी हक राय पार्टी की भी उनको सपोर्ट हासिल है, जबकि PTI को PMLQ की सपोर्ट हासिल है। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जी अरकान की ख़रीदो फरोख्त की जा रही है, जो कि यकीनन नहीं होनी चाहिए। आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने PMLN पर इल्ज़ाम लगाया और साथ में PMLN ने अता तारड़ ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके MPs को PMLQ और PTI जो है वो इंगेज करना चाह रहे हैं और मुंह मांगी कीमत जो है वो उसकी लगाई जा रही है। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि कैसे पंजाब में जो एक क्राइसिस चल रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इससे बाहर निकला जा सकता है। 2 दिन रह गए हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में, कैसे इसको मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुल्क में हालिया दिनों में बिलखसूस जो डॉलर की ऊंची उड़ान है उसकी वजूहात जानने और उसके सदेबाब के लिए स्टेप्स लेने के हवाले से इजलास भी तलब किया हुआ है। कल वफाकी काबीना का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें मुतवक्की है कि सियासी और मुआशी फैसले किए जाएंगे। तो कल भी हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू की थी, आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो मामलात अब एक तरह से पंजाब असम्बली के हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी PTI रजू कर चुकी है, तो मामलात एक तरह से वहाँ कोर्ट से भी मौजूद हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में राना एहसान अफजल खान साहब ने। आप यंग PMLN के लीडर हैं और राना अफजल साहब मरहूम के साहबजादे हैं, प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। राना अफजल साहब जो हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना नून लीग के दौर में रह चुके थे और इस वक्त कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के शहबाज शरीफ साहब के ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर मिनिस्टर हैं हुकूमत पंजाब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। और थोड़ी देर में हमें मुसरत जमशेद चीमा साहबा ज्वाइन कर लेंगी, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ज़रूरत है PMLN इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, 2 दिन बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं कायदे अवान। ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में जाहिर सी बात है अब ये इंतखाब हो रहे हैं, PMLN की हिकमत अमली क्या है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी जो है इस रन ऑफ इलेक्शन में शो करेगी वो जो है वो अपनी हुकूमत बना लेगी। रन ऑफ इलेक्शन से आपकी मुराद जो ये सेकंड फेज़ है इलेक्शन का। पहला फेज़ जो है वो हो चुका था, जिसमें CM जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हो चुके थे, और ये उसका सेकंड फेज़ है कि आपको 186 सीट्स की ज़रूरत नहीं है, आपने मेजॉरिटी शो करनी है, चाहे वो 1 वोट से भी आप ज़्यादा दूसरी जो है वो उसे ले लें। तो हम समझते हैं कि हम कंटेस्ट करेंगे और भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम लोग अपनी जो है वो मेजॉरिटी जो है वो दिखाएंगे। बाकी जहाँ तक बात बनती है ये इल्ज़ामात की, बौछार की, चौधरी मसूद मजीद साहब हैं PTI के MPA और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि उनको मुबैना तौर पर उनके मुताबिक 40 करोड़ रुपए दिए गए और वो तुर्की में मौजूद हैं। संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और 3 अपने MPs के एफिडेविट कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में कल जमा करा। देखिए, पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एफिडेविट जमा करा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ तहकीक होगी। देखें, इल्ज़ामात लगाना और उनको साबित करना 2 अलग चीज़ें हैं। इल्ज़ामात की सियासत जो है वो PTI का वतीरा है। मिसाल के तौर पे ECP को इन्होंने कहा कि ये बिकाऊ माल है, आज़म स्वाति साहब ने कहा एक टाइम पे, और कहा कि आग लगा दो इसको। फिर ECP ने उनको बुलाया कि भाई बताओ, साबित करो कि हम बिकाऊ माल है, तो उन्होंने वहाँ से माफ़ी मांग ली। 35 पंक्चर आपको याद होंगे, कितना बड़ा इल्ज़ाम था, 1.5 साल अवाम को गुमराह किया, फिर कहा सियासी बयान है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई कुछ साबित नहीं कर सके। इसी तरह पहले भी ये इल्ज़ामात की। देखें, अब हो क्या रहा है कि शरकपुरी साहब जो हैं, जो हमारी जमात के थे, जलील शरकपुरी साहब, वो जब रिज़ाइन करते हैं और कहते हैं मैं PTI के साथ हूँ, तो वो जो है वो पहले तो वो बताए ना, उनको इन्होंने कितने पैसे दिए, क्या उन्होंने 60 करोड़ रुपए दिए?
तो ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका है कि खुद वही काम करना और फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना कि ये वो काम कर रहा है। इसी तरह इलियास चनियोटी साहब हैं, उनकी अभी ऑडियो क्लिप आया, उन्होंने कहा जी कि मुझे मना कर रहे हैं कि आप वापस ना आए, हम आपको पता नहीं करोड़ों रुपए दे देंगे। हज पे गए हुए हैं, तो उनको वहां हज पे जाके उधर वहां ऑफरें लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये एक कीचड़ उछालना, इल्जाम लगाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वेलकम करता हूं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा कराए। यहां असल में मसला यह है पाकिस्तान में कि आप किसी पे जो मर्जी इल्जाम लगा दें और फिर आप साबित ना कर पाए तो यहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक, मैं इस पर दोबारा लौट के आऊंगा। हसन मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी बताइएगा, जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर में मौजूद हैं और चूंकि फवाद चौधरी साहब को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, ज़ाहिर बात है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो ये कह रहे हैं कि तमाम ये जो उनके मुताबिक मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग है, इसके मास्टरमाइंड आसिफ जरदारी साहब हैं। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि वो सिंध हाउस का मंजर लाहौर में देख रहे हैं। और साथ में फवाद साहब का कहना था कि ये जो पैसा है ये सिंध हुकूमत का लगाया जा रहा है। आप खुद एक सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं फवाद चौधरी साहब वाली जबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता कि वो किसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ देखने की चीज ये है कि ये बात कह कौन रहा है, ये बात कौन कह रहा है जिसने खुद 7 पार्टियां तब्दील की हैं। ये वो बात कह रहा है और उस शख्स के लिए कह रहा है कि जिसका पंजाब के अंदर उम्मीदवार ही नहीं है, उसकी पार्टी पंजाब के अंदर PMLN को सपोर्ट कर रही है, उनको वोट कर रही है, उनके साथ खड़ी है। अब वजीर आला बनना है PMLN का जी, पैसा खर्च कर रहा है आसिफ अली जरदारी और खर्च कर रहा है सिंध का, कोई लॉजिक नहीं बनती। अच्छा। ये इन्हें फोबिया हो चुका है आसिफ अली जरदारी का। अगर इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन हो रहा हो प्राइम मिनिस्टर का, तो वहां पर भी इनको आसिफ अली जरदारी वोट खरीदता नजर। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से भी मुलाकात की है ना सर? मेरी गुजारिश सुन लेना जी। आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने बीबी शहीद की शहादत पर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जिन्होंने बायकॉट में जाती हुई जमातों को कहा कि नहीं, इंतखाबात का हिस्सा बनना है, आप बने और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ठीक। और उस शख्स ने मुफाहमत की सियासत की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर, इस मुल्क को NF अवार्ड करने की खातिर, इस मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम की खातिर, इस मुल्क के सूबों को पहचान और शनाख्त देने की खातिर उस बंदे ने इतनी कुर्बानियां दी और आज उसको ब्लेम किया जा रहा है जिसका कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अच्छा भाई, हम PMLN के बिल्कुल साथ खड़े हैं, हम आसिफ अली जरदारी की जमात से हमारा ताल्लुक है, वो हमारे लीडर हैं, उनके हुक्म पर हम उन्हें वोट कर रहे हैं। ओके, ये किस किस्म का जरा आपने कहा तो PTI का मौकफ ले लेते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हसन साहब, आपने चूंकि उठाया ना कि ये दलील नहीं बनती, तो मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि हमें PTI की मुसरत चीमा साहबा ने ज्वाइन की, चूंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई जोड़ नहीं हो रहा, तो उनसे जानते हैं जिन्होंने ये इल्जाम लगाया। चीमा साहबा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका अनवार भाई? जी बिल्कुल, अल्लाह का फजल। मुसरत साहबा, हसन मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं वो तो हफ्जा शहबाज साहब जो राना एहसान अफजल साहब की जमात के रहनुमा हैं, वो कैंडिडेट हैं CM के। आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तमाम मास्टरमाइंड हैं और उनके आप लोगों के मुताबिक मुबैना तौर पे वो ब्राइब कर रहे हैं आपके MPS को। तो हसन मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ कोलिशन पार्टनर है, हम क्यों किसी और के कैंडिडेट पे पैसा लगाएंगे, दलील कोई नहीं बनती। तो ये क्यों कर आप लोग इल्जामात आयद कर रहे हैं जबकि पास आपके अददी अक्सरियत? तो घबराहट किस चीज की है मुसरत चीमा साहिबा? देखें, घबराहट किसी चीज की नहीं है, लेकिन मैं पहले शुरुआत करूंगी इस चीज से कि जब जो लोटे सर्टिफाइड हो गए थे, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया था, उनको डीसीट करने के बजाय क्या ही अच्छा होता कि अगर उनकी ताहयात नाअहली की जाती तो आज दोबारा ये मंडी ना लगती। ये सिलसिला शुरू हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटों ने जब ओपनली, जिनका सबूत भी मौजूद है, अच्छा, उन्होंने पैसे बांटे। उस वक्त अगर फैसला होता तो ये 25 मुनहरिफ अराकीन ना होते, और अगर उन पे ये फैसला आधा आया, बल्कि मुझे तो हंसी आ रही है कि इन लोटों का तो रेट बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 करोड़ से 40 करोड़ तक का सफर डीसीट करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना कौम को। अच्छा। क्या दोबारा उनका मैंडेट एट रिस्क है? लिहाजा इलेक्शन कमीशन को, आला अदलिया को ये सोचना पड़ेगा वंस फॉर ऑल, ये मंडी अब कोई अवाम नहीं चलने देगी। सरदारी साहब ने ये जो खेल खेला है
मैं अपने मुल्क के तमाम इदारे, आईनी इदारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात और पंजाब की मेंबर असेंबली की हैसियत से, और ये 12 करोड़ आवाम का भी मुतालबा है कि सबसे पहले ये मंडी रचाने वाले के खिलाफ अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हमारे 3 लोगों ने एफिडेविट दे दिया है, और उसके बाद ये सिलसिला खत्म होने का एक ही तरीका है कि जो ब्राइब कर रहा है जरदारी साहब, और जो अगर गिलानी साहब के बेटों को कन्विक्ट किया जाता, उनको उनके खिलाफ फैसला होता, तो ये दोबारा मंडियां ना लगती। अब हम एक सेकंड ये डीसीड करने से काम नहीं चलेगा। ये ताहियात नाअहली जब होगी तो ये मंडियां। मैं आ रहा हूं हसन साहब आपके पास। आप कह रही हैं, आपका नुक्ता ये है, मुसर्रत साहब मेरे साथ ही रहे कि आप हमारे साथ शो की गेस्ट हैं। आपने कहा जब तक से ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, कारी जर्ब नहीं होगी, सिलसिला चलेगा, और आपके मुकाल मंडियां लगी हुई। जी हसन मुर्तजा साहब, आपने सुन लिया, वो फिर जरदारी साहब ही का नाम ले रही थी मैम। देखिए जी, जरदारी साहब का नाम तो लेना चाहिए। जरदारी साहब का नाम लेने से हम किसे रोक सकते हैं? नाम लें, बड़ी खुशी से लें। गुजारिश ये है कि ये जलील शरकपुरी की मैं पूछ सकता हूँ किसने जमीर खरीदा है और कितने में खरीदा है और किस वक्त पर उसका इस्तीफा आया है। ये फैसल न्याजी का जो जमीर खरीदा गया है उसका खरीदार कौन है? और ये जो 2018 में पूरा सूबा इन्होंने खरीद लिया था जमीरों का, वो उस वक्त कहाँ थे? इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अच्छा। ये अपनी किश्ती में सुराख कर बैठे हैं और अपने हाथों से कर बैठे हैं। ये अगर कहते हैं ना कि इनके 3 आदमियों ने एफिडेविट जमा करा दिए एफिडेविट जी, तो मुझे बताएं, ये मौलाना इलियास चिन्योटी साहब वो बेचारे हज पर गए, उनकी हज का इन्होंने नहीं लिहाज किया, शर्म किया कि वो हज पे गए हुए हैं और उन्हें 10 करोड़ की ऑफर दे दी है। अगर एफिडेविट्स पे ही है तो मैंने तो नाम बता दिए हैं इनको। ठीक, ये आपने मौलाना इलियास चिन्योटी का नाम लिया है? इन्हें नजर आ रहा है फॉरेन फंडिंग केस। अच्छा, वो केस का फैसला आने वाला है। ये उससे पहले ये फिजा बना रहे हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन लड़ना हर आदमी का हक है। ये 17-18 इलेक्शन आ रहे हैं, जिमनी इलेक्शन 2018 से लेके अब तक। जी जी। तो इस वक्त इनको नहीं नजर आया कि ये जिमनी इलेक्शन हार रहे हैं और ये फिर भी हुकूमत नहीं छोड़ते थे। आज अगर ये जीत गए और सारे इनको मुबारकें दे रहे हैं कि आप जीत गए, तो ये कहते हैं कि हमारे आगे इलेक्शन ही कोई ना लड़े। इलेक्शन भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा। वो आपकी बात सही है कि वो आप हसन साहब आप करें जी, आपकी बात अहम नुक्ता है। लड़ रहे हैं ना, उनके साथ ये लड़े, उनसे ये उन्हें अदालतों में बुलाएं, सारा कुछ करे। जिनका पंजाब के अंदर उम्मीदवार ही नहीं है, उन पे इल्जाम लगा के सस्ती शोहरत हासिल करने का क्या फायदा है? ओके, जरा मेरे साथ रहेगा। आपने कहा सस्ती शोहरत, मैं राना साहब आपके पास आता हूं, लेकिन मैं मुसर्रत चीमा साहब, चूंकि आपने बात की अपने एमपीएस की, तो और बड़ा बजा तौर पे हसन मुर्तजा साहब ने मौलाना जलील शरकपुरी साहब 16 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया और 17 जुलाई को इलेक्शंस थे। लेकिन इलियास चिन्योटी साहब की जो मेरे पास एक साउंड क्लिप भी है, जरा वो प्रोड्यूसर साहब अगर आप चलाइएगा तो मैं चाहूंगा कि मुसर्रत चीमा साहब इसका जरूर जवाब दे कि इनको 10 करोड़ की कौन ऑफर दे रहा है, जब आप लोग कह रहे हैं कि जी मंडी लगाई जा रही है और तायात नाअहली होती और गिलानी साहब के वक्त में हो जाता तो मामलात इस नहज पे ना आते। जरा इलियास चिन्योटी साहब की बात सुनिएगा। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा दूसरा हमारा एक गुजरा है मरहला, उसमें मुझे मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये एमपीए साहब के लिए 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हमजा साहब वजीर आला। जी मुसर्रत चीमा साहब, इनको 10 करोड़ की किन्होंने ऑफर दी? मौलाना इलियास चिन्योटी साहब ने। देखें, हमने एफिडेविट दे दिया है, हमने नाम तक लिख दिए कि जिस बीबी की कॉल्स आई इन्हें चाहिए कि उनका नाम ले। अब हवा में अब कोई, जैसे हम तो सबूत के साथ बात कर, ये भी वीडियो उनका मैसेज है ना मौलाना इलियास चिन्योटी साहब का, मैंने सुना है। अनवार साहब, हम यूँ करते हैं, हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि किसी साइड से भी ये एफर्ट हो, ये ताहयात नाअहली जब तक नहीं होगी इस मुल्क में, ये जो मंडी है, ये जो जुआ है, ये जो सट्टाबाजी है, ये बंद नहीं होगा। एग्रीड। ये डी-सीट करके तो इनकी प्रमोशन हो गई है। ये रेट 10 करोड़ से 40 करोड़ 50 करोड़ तक जा पहुंचा है।
हम इसमें ये नहीं कहते किसकी तरफ से हुआ किसकी तरफ से नहीं हुआ। मैं ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मौजूद है ना, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक्शन ले, ये अपने इस अधूरे फैसले को मुकम्मल करे। मुकम्मल डीसीट करने पे नहीं होता, वो ताहयात नाअहली करने पे आप रास्ते और दरवाजे बंद करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग के, वरना ये मंडी प्रमोट होती रहेगी, रेट बढ़ते रहेंगे और इस मुल्क में अब्यूज होता रहेगा मैंडेट। इस मुल्क में अवाम देखें, यहाँ पे लोग यूरिन बैग लगे हुए थे, डेथ बेड से लोग उठ के आके वोट करके गए हैं। तो ये चंद करोड़ ड्राइंग रूम में बैठ के चला के वो कोई भी चलाए, ये गाली, ये जमहूरियत के ऊपर काला बदनुमा धब्बा, ये हमें जमहूरी लोगों को खत्म करना है। ये क्यों नहीं? अच्छा, ये हम टॉक शोज पे बहस नहीं करते, ये दोनों सियासी जमातों के मेरे ऑनरेबल भाई बैठे हैं, हम तीनों ये आज फैसला करें कि ये मंडी खत्म होनी चाहिए, और अगर ये खत्म होनी चाहिए तो उसका तरीका क्या है, रास्ता बंद करने का क्या है? कि जिसने ये अभी किया है, जो 25 लोग तो साबित हो गया तो डीसीट हुए हैं ना, वरना तो बाई इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 25 को नया हल किया जाए वंस फॉर ऑल, समाज में ये गंद खत्म हो जाएगा। ये आप पे हम नुकता उठाया मुशर्रफ साहब, आप, मैं इन प्रिंसिपल आपसे एग्री करते हुए मैं चाहूंगा राना एहसान साहब इस पे भी उनका जवाब लूंगा, फिर हसन साहब आपका भी। मैं देखिए ना जी, बात करें, जमहूरी लोग हैं, और ये राना एहसान अफजल साहब भी बात करें, मैं भी करती हूँ। जी राना साहब, हम तीनों जमातें को जी, मैं आपका मौकफ है, मैं आपसे कह रहा हूँ इन प्रिंसिपल हम आपसे एग्री करें, मैं चाहूंगा इनका मौकफ भी आ जाए। जी सर। देखिए, मैं 100% एग्री करता हूँ कि अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो वो तो मुजरमाना है, उस पर तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन आपको साबित करना होगा कि हो रहा है। यहाँ अगर 2018 में जब ये आए, इन्होंने 4 साल पंजाब की हुकूमत की, कैसे की? वो जो पूरा एक इमरान खान साहब ने जहाज़ भेजा, आगे पीछे उनकी हदायत पे वो गया और फिर इन्होंने सारा कुछ किया। फिर हमारे 5 MPAs जो थे वो नाराज़ इन्होंने अपने पास रख लिए। वो किस तरह रखे, उनको क्या उन्होंने दिया जो उनकी तरफ आ गए? तो ये देखें, पहले तो तस्लीम करें ना। Two wrongs don't make it right. नहीं, आई एग्री। हम तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इनके इल्जामात हैं, ये इल्जामात और ये गंद और ये कीचड़ की सियासत खत्म होनी चाहिए है। अगर आपके पास सबूत है, साबित करें। और ये मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, देखें अब तो चीजें क्लियर हो गई। अब आप क्या कहते हैं, अगर आप डालेंगे वोट डाल ही नहीं सकते आप, नंबर 1 जी, क्योंकि वो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो लेट द जो है थिंग्स टेक इट्स कोर्स, जो मेजॉरिटी शो करेगा वो जीत जाएगा। इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा बहस ही नहीं है। बाकी जहां तक इनके इल्जामात की बात है, ये जो मामला इसलिए संगीन है कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरी इत्तला के होता है मुशर्रफ चीमा साहब अभी एक निजी होटल में, PTI के MPAs भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ TVU लिंक पे होना था, लेकिन बताया गया कि अभी निजी होटल ट्रांसफर हो रहे हैं। आपके MPAs मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी एक होटल में है, तो कोई वजूहात हैं, तभी तो MPAs को इकट्ठा एक जगहों पे रखा जा रहा है। देखें, उसकी वजह ये है ना, मैं बताता हूं, इसको हम ज्यादा ही हर चीज को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। अब इलेक्शन है, हर वोट मैटर करता है, तो आप चाहते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन हो, सब लोग राब्ते में हो, कोई लेट ना हो, कोई डिले ना हो, तो आप होटल्स में रख देते हैं। अब आप कहें जी सिंध हाउस में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, तो ये भी झूठ है। तो ये चीजें ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर वो सारों ने वोट डालना है, प्रेशर होते हैं। कुछ लोग इनकी पार्टी से को नहीं, अब वो परवेज इलाही को नहीं पसंद करते, वो नहीं वोट डालना चाहते, वो मिसाल के तौर पे वो रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती जबरन दिलवाएंगे, तो ये भी एक गलत बात है। वो अगर वो आइन के अंदर जो भी सजा है वो काटने के लिए तैयार होंगे कि हम नहीं डालते, जो सजाएं दे दो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन दूसरा, ये जो फरिश्ता सिफ्त पार्टी है PTI, ये जो अल्लाह के नेक लोग हैं, ये 650 कनाल इनको जो है वो जो मुगल है प्रॉपर्टी का, वो 50 अरब के ऊपर एडजस्ट कराने में इनको दे देता है। ये तैयबा गुल को अगवा करके उससे ब्लैकमेलिंग करवा के जो है वो लोगों को, अपोजिशन को सजाएं दिलवाते हैं। तोशा खाना के ये जो है वो गुनहगार हैं। इन्होंने ये इतने फरिश्ता सिर्फ बनते हैं कि इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया इलेक्शन के अंदर, और वहां फिर पकड़े भी गए रंगे हाथों। तो इनको ये इतना, इनको जो है ना हकीकत पसंद होना चाहिए, खुद भी आईना देखना चाहिए, इनको पता होना चाहिए इनके कॉल और जो फेल में कितना ताजाद है, और दूसरों पे इल्जाम जो लगा रहे हैं उनको साबित करें। मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूंगा। अगर मेरी पार्टी में किसी ने पैसे दिए, मैं उस पर लानत भेजूंगा कि उसने अगर दिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। उसको आप उसको जो कानून के तहत सजा है, कार्रवाई वो करें। साहब भी कह रहे थे। मैं हसन मुर्तजा साहब से जाता हूं। हसन साहब बताइएगा, जाहिर बात है एक
डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जमहूरियत तो है ही नाम इसका कि जो आवाम की राय है उसको एहतराम किया जाए और जिनके पास अददी अक्सरियत है वो दे सेल थ्रू। लेकिन हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो अब खुद मुकाबले में हैं, वो एज ए स्पीकर आप लोगों को बजट जो है वो पंजाब असम्बली की जगह ऐवान इकबाल में देना पड़ा क्योंकि वहां मामलात नहीं संभल रहे थे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि 2 दिन बाद इजलास होने जा रहा है पंजाब असम्बली का, आप उसके मेंबर है, इजलास में क्या कोई डिसिप्लिनरी तरीके से मामला तय हो जाएंगे या अनफॉर्चुनेटली जो हमने पहले मनाजर देखा थे, डिप्टी स्पीकर साहब पर हमलावर हो गए थे एमपीएस, मुसरत चीमा साहिबा की जमात की और हुल्लड़बाजी और वहां पुलिस को आना पड़ा और फिर जो रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या 22 जुलाई को मामलात इसी तरह चलेंगे या कोई सैनिटी विल प्रिवेल? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जिस तरह दोनों मेरे बहन भाइयों ने इसको कंडेम किया है, मैं भी इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ जी। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ और जहाँ पे आज हूँ मैं सियासी जद्दोजहद के जरिए हूँ, ना मैं कोई किसी ने मुझे ये सोने की प्लेट में रख के दी है, मेरी अपनी मेहनत है, और ना ही मैं कोई मारूसी सियासतदान हूँ कि मेरे जो मुझे अबाव अजदाद से आ रही है जी। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल जिस तरह आज इन्हें बुरा लग रहा है ना कि ये नोटे हो रहे हैं और फलाह हो रहे हैं और सबको ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बड़ा ही खुश आइंद है, लेकिन थोड़ी सी इसमें तरमीम करे। आज जलील चरकपुरी को बैठ के कंडेम करे ना कि जलील चरकपुरी ने गलत किया है, आज फैसल न्याजी को कहे ना कि उनके खरीदार जो है उन्होंने ये गलत किया है, ये बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं, जिस वक्त ये करे हम इनके साथ खड़े हैं। हमने तो अपनी सियासत जो है वो अपनी जेब से की है जी। अपना ये शौक था, अपना एक सोशल लाइफ गुजारने का एक तरीका था, वो हमने अडॉप्ट किया और उसके लिए हमने जद्दोजहद की। कौन कहता है कि लोटों की सियासत को प्रमोट किया जाए? कौन इसका हमेशा विक्टिम रहा है? इन्होंने तो 2018 के अंदर इलेक्शन के बाद को आप छोड़े, उससे पहले जो सूबा महाज के नाम पर इन्होंने जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर लोगों को तोड़ा, पार्टियों में डेंट डाले, क्या ये उससे इनराफ कर सकते हैं? ठीक। जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, क्या उससे ये इनराफ कर सकते हैं? अगर ये उस वक्त सारा जायज था तो आज इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? और आज भी बुरा लगना चाहिए क्योंकि ये उस वक्त भी बुरा था। मैं आज भी बुरा कहता हूं, मैं उस वक्त भी बुरा कहता था, और मैं हल्फन आपको ये बात कहता हूं कि जब भी ये बात होगी कहीं पर मेरा नामो निशान भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद इसको पसंद नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असल मुर्तजा साहब, सर बसद एहतराम, आपने बिल्कुल सही कहा, आप नहीं पसंद करते, लेकिन ये क्या वजह है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब को निशाने पे रखते हैं व्हेन इट कम्स टू हॉर्स ट्रेडिंग? आसिफ जरदारी साहब को इसलिए करते हैं कि वो मफाहमत की सियासत चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। वो चाहते हैं कि इस मुल्क से अनारकी की सियासत का खात्मा हो, इंतशार की सियासत का खात्मा हो, जहां नजरियाती सियासत होनी चाहिए। इस वजह से वो सॉफ्ट टारगेट है। और हजारों को प्रेशराइज करने के लिए, उनसे मनपसंद फैसले लेने के लिए किसी चीज को टारगेट करेंगे, किसी चीज को हिट करेंगे। ठीक। और पंजाबी टाकते ने ना कि आखा नोन आखा दी नू ते सुनावा नो नू, ये वो बात है। अच्छा, ये कह कहीं और रहे होते हैं, नाम आसिफ अली जरदारी का ले रहे होते हैं। मैं ये जरा आपने, चूंकि आपकी इस तरह की बातें जो है वो भी बड़ी ज्यादा दिलचस्पी से कौमी सूबाई असेंबली में भी सुनी जाती है, लेकिन चाहूंगा कि मुसरत चीमा साहब आप बताइएगा, उनका आसिफ जरदारी साहब चूंकि सॉफ्ट टारगेट है, कहना किसी और को होता है, नाम इनका लगाया जाता है, और इन प्रिंसिपल राना एहसान अफजल साहब और हसन मुर्तजा साहब आपके साथ इन एग्रीमेंट है, लेकिन कहते हैं जब आपको सूट कर रहा था 2018 में तो आप लोगों ने यही किया। पीएमएलएन राना हसन एहसान अफजल साहब की जमात सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन हमने देखा इंडिपेंडेंस मिला के आप लोगों ने हुकूमत अपनी खड़ी कर ली थी और उस वक्त जहाज भी बहुत ज्यादा चल रहा था। अब चूंकि लगता है ऐसे कि आप लोगों को घबराहट का शिकार है, इसलिए अब आप लोग जो है इस पर सीख पाए। नहीं, देखें, प्रिंसिपल्स की बात करना, ला कानूनियत के ऊपर अपना रिएक्शन देना, तो उसको घबराहट का शिकार नहीं कहते, उसको ये कहते हैं कि हमारा तो मैनिफेस्टो ये है, हम इन्हीं नारों के साथ आए हैं, इसी वजह से लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। एक और जैसे भाई ने बात की, मैं भी एट लाइटर नोट, एक पंजाबी का मुहावरा है कि जांज पुराई ते अहमक नचे।
पीपल्स पार्टी की हमें वाकई नहीं समझ आती कि पीएम कोई और बना, सबसे ज्यादा उछल कूद पीपल्स पार्टी ने की। अभी बाई इलेक्शन आप देखें, एक सीट से नहीं पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन लड़ी। सपोर्ट कर रहे थे ना नून लीग को। सुन तो लेना, जिस तरह से चले, ये भी तो कोई सियासी जमात है ना। जी जी बिल्कुल। दूसरों के सहूलतकारी का इन्होंने काम करना है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टॉक शोज के अंदर आके पॉइंट स्कोरिंग करना बड़ा आसान है, ब्लेम गेम करना बड़ा आसान है। पहले भी जो मंडी लगी वो सबको पता है। हम ये बात सबूतों से शुरू कर लेते हैं। देखें, यूसुफ रजा गिलानी के जो साहबजादे हैं उनके तो सबूत मौजूद हैं। या तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उस केस को फारिग कर दे कि उस केस में कोई कुछ नहीं है। उन्होंने होल्ड क्यों किया, इतना लंबा खींचा क्यों है? उसकी एनिवर्सरी भी गुजर गई, दूसरा साल भी शुरू हो गया, उसके ऊपर फैसला सुनाए। उस केस को रद्दी का टोकरी में फेंक दे कहें कि जी हम इस पे कोई फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन आप इतना लटका नहीं सकते। जहाँ पे सबूत है वहां पे केसेस लटका दिए जाते हैं। बाकी जगहों के ऊपर कहा जाता है कि जी सबूत लेके आए। दोनों सूरतों में यहाँ पे फैसले जो आयन और कानून के मुताबिक होने चाहिए वो नहीं हो रहे। हमारा बयानिया ये है, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है, हम अपने बयानिए का शिकार हैं। और वो ये है कि इस मुल्क में अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा मुशर्रफ साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं चाहूंगा कि अपनी शो को करंट अफेयर भी बने, आपका नुक्ता आ गया। अब ये बताइए, इस वक्त आपका नंबर्स गेम में क्या सिचुएशन है? 188 आपके बनते हैं और आज फवाद चौधरी साहब के बकौल उनके से हमें पता चला कि आपके जो चौधरी मसूद साहब हैं वो तुर्की में है। इसके अलावा बाकी एमपीएस जो है वो अब आप लोगों के साथ होटल में है। और क्या तरीकेकार इख्तियार किया जाता है? कोई हाजिरियां शाजियां लग रही हैं, क्या होता है? नहीं, देखिए, चूंकि आजकल सेशन भी चल रहा है तो सेशन के अंदर जो है ना वो अटेंडेंस तो लग ही जाती है। अच्छा। होटल के अंदर हम इसलिए नहीं है कि ये खुदा ना खास्ता हमें अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इस मुल्क का सबसे बड़ा क्रिमिनल, जो सबसे बड़ा मैं कहती हूँ ब्लैकमेलर, ऑनर नेशनल चैनल के ऊपर आपका इंटीरियर मिनिस्टर जब ये कहे हमारे लोगों की गाड़ियां उल्टा दी जाती हैं, यहाँ पे स्लो पॉइजनिंग से बेशुमार सिसिलियन माफिया ने लोग मार दिए, मकसूद चपड़ासी मर गया, डॉक्टर रिजवान को हार्ट फेल हो गया, तो हमारे लोगों की जान की हिफाजत की खातिर, सिक्योरिटी की खातिर जो है लोगों को एक जगह पे रखा गया है कि किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना पेश आ जाए। हमें तो इनसे किडनैपिंग का भी डर है। मैं ओपन सरेआम कह रही हूँ। अच्छा। हमारे लोगों को अब खवातीन है, सबके पास तो सिक्योरिटी और उस तरह से फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। तो ये हमारे लोगों को अगर फर्ज करें 5 खवातीन एक गाड़ी में आ रही, गाड़ी गायब कर दे, उसके बाद उन्हीं बेचारियों पे इल्जाम लग जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये राना एहसान साहब से पूछ रहे थे। ठीक है, आपने बताया कि ये वजूहात है, आप लोग के जेन्युइन कंसर्न्स है, आपने बताया। ठीक है जी राना साहब, देखिए ना, मुझे देखिए एक मिनट राना एहसान, 1 मिनट सिर्फ। मैं ये कहती हूँ कि जब आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर जिसका अब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना मैम, अब तो आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया परवेज राही साहब ने। हम भी तो पाकिस्तान के शहरी है ना, एक सियासी जमात। तो आप लोग गए हुए हैं ना, पिटिशनर है ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट मंगा ली है। लगा रहा है तो फिर हम पीसी में ही ठहरेंगे ना, हम अवारी में ही ठहरेंगे। वैसे ये पीसी का बिल कौन दे रहा है सारे एमपीएस का, ये तो बताइए, बिल कौन दे रहा है पीसी का? ये जी हम खुद ही देंगे अपनी तनख्वाहों। माशाल्लाह, अच्छा बिल तो माशाल्लाह बड़े मालशाल, मतलब इतने लोगों का पीसी बिल देना बार के, और खाने पीने का बिल भी होगा 22 जुलाई तक। राना साहब बताएं, वो बड़े संगीन इल्जामात लगा रही है। देखें मैं समझता हूँ मुसरत बहन मेरी, मैं ये समझता हूँ कि देखें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि हम जो होटल में रख रहे हैं ना, हम तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, फलाना 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 फलाना। यानी कि जब हम लोग जब यहाँ सिंध हाउस में रखा था, या जब इन्होंने वहाँ पहले पार्लिमानी लॉजेस में थे, जब नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो उस वक्त भी यही कुछ हमारे भी यही इल्जामात थे। पार्टी के लोग सिंध हाउस में रखे थे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो हमारी पार्टी, वो बेशक जिस मर्जी पार्टी के होते, उस वक्त कानून के मुताबिक वो अगर वोट जहां डाल सकते थे और वो उनकी जो भी सजा होती, लेकिन उस वक्त यही कुछ हम कह रहे थे कि इनको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि, और वो खुद कह रहे थे, वो लोग खुद कह रहे थे कि हमें अगवा किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, और आज वही वो बातें कर रही हैं। तो देखें, ये नहीं हो सकता कि आपका जब आप अपने आपके नहीं देखें अब आप देखें, हमारे पास भी वजूहात थी कि हमने जो है वो होटल में रखा हुआ था, वो हमारे सारे अराकीन थे। आज आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने जब आपको सूट करें तो तब आप वो बयानियां रख लें, और जब
जब आपका दूसरे की तरफ हो तो देखिए दूसरी चीज देखिए ये मसला बड़ा सिंपल है। देखें पाकिस्तान, ठीक है चीमा साहब आपका नुक्ता है, मैं इनका जवाब के लिए ठहरे वो एक अलग चीज है ना। ठीक है ओके, आपका पॉइंट आगे मैं चाहूंगा कि अपना पूरा नुक्ता नजर देखें। कोर्ट्स आजाद हैं, ये कोर्ट में चले गए सनाउल्लाह के खिलाफ, राना सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी भी शिकायत इन्होंने कर दी, जबकि उन्होंने बड़ा क्लियर किया बाकी के, वो ये कह रहे थे कि लोग गायब भी हो सकते हैं, का मतलब है कि लोग खुद गैर हाजिर हो सकते हैं खुदा ना खास्ता एट देयर ओन विल। कोई इसके अंदर जबरन जो है ना कभी हुआ ना कभी होगा, और हम इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। लेकिन दूसरी चीज ये है, इस बहस को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का आइन है, वो मौजूद है। अब उसकी 63A की तशरीह भी हो गई, उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखें जो होगा आइन के मुताबिक होगा। अगर हम लोग मेजॉरिटी नहीं शो कर सके तो हम लोग जो है ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, अगर ये मेजॉरिटी नहीं शो कर सके तो इनको चाहिए ऑपोजिशन में बैठ जाएं। बाकी अगर कोई जो है वो रिजाइन देता है तो वो भी आ जाएगा सामने, अगर कोई एब्सेंट होता है तो वो भी आ जाएगा सामने, और फिर उसका जो आगे का लायमल है वो कानून के मुताबिक आप लागू करें या फिर आप आइन चेंज कर दें। देखें इसके अंदर ये इल्जामात लगाना जिनको आप साबित ना कर पाए वो गलत है, आप सिस्टम को वीकन करते हैं। जब आप ECP के ऊपर इसलिए हमले करते हैं कि आप चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला ना हो, जब आप बुली करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, धमकाते हैं, आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह को जो है पर्सनल अटैक करते हैं, तो ये गलत है। जब आप इल्जामात लगाते हैं कि 80 अरब या 40 अरब, तो लोगों का एतमाद उन अदारों से या उस सिस्टम से उठ जाता है। देखिए मैं कहता हूं, इन्होंने गिलानी साहब की बात की, इनकी हुकूमत थी, इनको चाहिए था साबित करते, इन्होंने हमारे पे कितने, अब देखें तैयबा गुल का क्या फिर पता चला, पता ये चला कि उसको अगवा करके जो है PM हाउस के अंदर रखा गया ताकि हमारा रगड़ा निकाला जाए। आता हूं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट है इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं और मुसरत चीमा साहब है, हसन मुर्तजा साहब हैं। जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे पर संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में जो कायदे-ए-वान के इंतखाब है उससे कबल PTI फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मुसरत चीमा साहबा कह रही हैं कि हम लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है, खुदा ना खासा किडनैपिंग के खतरात है, तो हम लोग होटल में इस वक्त PC में मौजूद हैं PTI के MPs, और ख़बर यह है कि PMLN वालों के MPs भी निजी होटल में है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये सर वजह क्या है, इतने संगीन किस्म के इल्जामात और 40 करोड़ 10 करोड़ की ऑफर्स, कैसे इन मामलात से बाहर निकलकर जिसका मैंडेट है, जिसके पास अददी अक्सरियत है, वो एक डिसेंट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से कायदे-ए-अमान अपना चुन ले, उसके लिए आप क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे? ये इल्जामात को नए नहीं है, ये 20 साल पहले भी लगते रहे, और ये जो होटलों में ले जाके अरकान असेंबली को रखना है, ये रवायत तो ये दोस्तों जो तीनों दोस्त बैठे हैं इनको तारीख के खुराक को देखना पड़ेगा। ये रवायत किसने डाली थी कि लाहौर से जाके PC के अंदर लोगों को रखा जाए? मेरा बहरहाल इन चीज़ों से कोई तल्लुक ही न वास्ता है। मैं बिलीव करता हूँ कि जिसके पास अददी अक्सरियत है, ही शुड बी दी लीडर ऑफ द हाउस, और उसके सिवा जो कुछ भी है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, गैर सलूकी है, गैर इखलाकी है और रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो इन प्रिंसिपल इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। अब जो रियल पॉलिटिक्स है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर, होने क्या जा रहा है 22 जुलाई को? जो जिसके पास मेजॉरिटी होगी, ही शुड बी दी चीफ, he should be the chief minister of Punjab, he should be the कायदे-ए-वान, and that is the only way left। और इस वक्त एज वी स्पीक ये क्या वजह है कि PTI जो है वो हमें लग रहे हैं कि उनके रैंक एंड फाइल में कुछ इस हवाले से खदशात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं, अगरचे उनके पास ज़रबत 188 उनका नंबर टैली बनता है, तो वजूहात इसकी क्या है आपकी राय में? उनको दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके इस किस्म की दरखास्तें देने से नहीं रोक सकती। ठीक है, वो तो दी हुई है ना सर इन्होंने। तो मैंने कहा ना, उनको दुनिया की कोई ताकत जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस किस्म की चीजों में मुलव्वस करने से नहीं रोक सकती। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो अपना चलेगा। अब जो गवर्नमेंट ने, जो कोलिशन पार्टनर्स है, उन्होंने फैसला किया कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कोई पैमाना नहीं होता मकबूलियत जांचने का। आप समझते हैं ये जो PMLN, PDM और इत्तेहादी जमातों का फैसला है, सियासी तौर पर ठीक फैसला है?
इसका तयन तो वो खुद ही कर चुके हैं कि उनके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है। आने वाले वक्त में तय होगा कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत है। मेरे नज़दीक ये जो कुछ भी हुआ इसका इंजाम 29 मई को हो जाना चाहिए था। जो तरमीम करवानी थी कवानीन में, उसको करवाने के बाद 29 मई को असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है। और सर, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इफ्तिखार साहब, ये जो डॉलर है और जो IMF के साथ मुआहिदा है, इसके हवाले से ईरान एहसान अफजल साहब, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के हमरा। उनका ये कहना है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कुछ हिट पड़ रही है, अगस्त में मामलात जो हैं वो सही डगर पे चले जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो बयानिया है कि सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने के लिए कंटिन्यूटी नागुज़ीर है, इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका एक नारा है, उसका उन्होंने काफी नुकसान उठाया है। वो ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उनके इस नारे की बिना पे उन्होंने जो सूरत हाल का सामना किया है, इसकी वजह वही है कि जब महंगाई होगी, जब लोगों पे दबाव बढ़ेगा और कुव्वत खरीद लोगों की कम होगी, तो लोग उसका बदला तो लेंगे, और बदला वो लेंगे सियासी जमातों से, और उन्होंने एक सियासी जमात से बदला लिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर संजीदा सूरत हाल न रही और ये मुतालबात ऐसे ही होते रहे कि इलेक्शन करवाइए और जल्दी करवाइए, तो हम इक्तिसादी तौर पे इससे भी गहरे बुरान का शिकार हो सकते हैं। मुझे ये खौफ है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि हमें 8-10 घंटे की जो लोड शेडिंग है इसकी बजाय हमें कई दिन की लोड शेडिंग फेस करनी पड़े। और इस बात को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर हमारे पैसों की सूरत हाल गिर रही बैंकों में, तो मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि हमें पहले तो पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़े, और अगर हम पेट्रोल की राशनिंग करने में नाकाम हो गए तो फिर हर पेट्रोल पंप के ऊपर झगड़े जो हैं वो मतवक्को हैं, और यही सूरत हाल आटे की कमी की वजह से नजर आएगी और यही बाकी जो चीजें हैं उनकी वजह से आएगी। आपने अहम नुकता उठाया। मैं चाहूंगा कि मुसर्रत साहब आपकी इजाजत से, चूंकि राना एहसान साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन संगीन इक्तिसादी चैलेंजेस और हालात की मंजरकशी की इफ्तिखार साहब ने, आप इस हवाले से बताइएगा गवर्नमेंट क्या सोच रखती है। और वो कह रही है कि ज़िमनी इंतखाब में आप लोगों को महंगाई की वजह से, जो आप लोगों की अपनी रिपोर्ट भी है, उसकी वजह से हिट पड़ी है। आप खुद का ताल्लुक फैसलाबाद से, क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए? देखिए, सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, महंगाई एक मेजर वजह थी जो कि जिसकी वजह से इलेक्शन में शिकस्त हुई। एक मेजर वजह ये थी। दूसरी जो थी वो मुनहरफ अरकान की एक्सेप्टेबिलिटी विद इन PMLN रैंक्स, अगर वो 10-15% भी कम हुई तो उसका नतीजा ये निकला कि हम 7-8% से सिर्फ इलेक्शन जो है वो हारे ओवरऑल। और वैसे जो वोट काउंट है वो हमारा 29% बढ़ा है, 39% बढ़ा है, सॉरी 39% बढ़ा है, वर्सेस PTI 32%। लेकिन हम हारे हैं, इसको हमें जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो मुश्किल फैसले जो हमने किए। दूसरी चीज़ जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि हमने वो स्टेबलाइजेशन के जो डिसीजन मेकिंग थी वो कर ली है। अच्छा। IMF का भी जो मुआहदा है, इट इज़ वो मैं समझता हूँ कि अब वो टू कंप्लीशन जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। प्रायर एक्शंस मुकम्मल हो चुके हैं और जो कोई एक आधा फैसला रह गया वो भी हो जाएगा, तो वो ऑनलाइन है। जहां हमारे पास जो इस महीने के अंदर जो एक इंपोर्ट का प्रेशर आ रहा था उसको भी हमने रिड्यूस किया है, और 5.5 अरब की इंपोर्ट हम देख रहे हैं इस महीने के अंदर, जो $2 अरब से कम होगी पिछले महीने के कंपैरिजन में। तो हम समझते हैं कि डॉलर की रियल वैल्यू 200 से नीचे ही है, और ये जो जंप लगा है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इसमें एक एलिमेंट है। फिर US करेंसी जो है वो दुनिया भर में करेंसियों के अगेंस्ट 12% जो है वो उसमें अप्रीसिएशन हुई है, लेकिन ये रिवर्स होगा ट्रेंड इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और वैसे ओवरऑल हम समझते हैं कि स्टेबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कोई ऐसा ख़तरा नहीं है जो इफ्तिखार साहब जिसको पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन अगर जो है आगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या कोई तसादम की फ़ज़ा होती है तो वो ज़रूर उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। ठीक है। मुसर्रत चीमा साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद खिताब करते हुए कहा कि वो समझते हैं मौजूदा हालात में जो वे आउट है वो इलेक्शंस है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप लोग सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं पंजाब में हुकूमत बनाने की। तो आप लोग एक तरफ हुकूमत ही बनाना चाह रहे हैं, पंजाब में KP की हुकूमत भी आप लोगों ने इंटैक्ट रखी हुई है, और साथ में आप चाहते हैं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाए, ऐसा ही है? देखें, 2-3 चीजें जिसके ऊपर मैं जी प्लीज तवज्जो दिलाऊंगी। जी।
देखिए, अगर ख्वाहिश हम ये रखें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और हम दूसरों का मैंडेट के ऊपर नजर रखें तो वो कभी नहीं आएगी। ये मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म देगी, मजीद हॉर्स ट्रेडिंग। एक पॉइंट ये, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखना बहरहाल गवर्नमेंट की ही फर्स्ट एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। अभी भी जो हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। और हम तेजी से श्रीलंकन पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं इफ्तिखार भाई की एक एक बात से एग्री करूंगी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड दैट सिचुएशन। मैं रिपीट नहीं करूंगी, जो जो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं चीजें, हम उसकी तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बच्चा कैसे जा सकता है, जरा हल भी बताइएगा तशखीस के साथ साथ। मैं एक मिनट में पिछली सारी बातों का अहाता कर लूं, मैं हल की तरफ आ रही हूँ। जी जी। हल सिर्फ एक ही है कि हम फ्रेश, फेयर और फ्री इलेक्शन कराएं, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिर्फ कौमी असम्बली की सतह पे होने चाहिए इलेक्शंस, नहीं ओवरऑल होने चाहिए। तो आप लोग तो पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, केपी की असम्बली भी आप लोगों ने बरकरार रखी हुई है। अनवार साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जब तक ये इलेक्शन कॉल नहीं होते तो हम क्या पंजाब में कहें कि हम छुट्टी पे हैं? ऐसे तो नहीं होता ना। हमने बाई इलेक्शन लड़े हैं, हमने डी सीट कराया लोगों को, हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा तो रहेंगे। लेकिन जो छांगा मांगा की सियासत, मरी की सियासत, हवारी एक्सप्रेस से प्रमोट होके अब हम पीसी तक पहुंच गए, ये तो मजीद तरक्की की है हमारी जमहूरियत ने। देखें, जब तक इसका वे फॉरवर्ड ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कि ये इनका लोटों का मुनहरिफ होने का रास्ता बंद किया जाए, उसका फायदा एक जमात पीटीआई को नहीं होना, सबको होना है। दूसरी बात जो मेरे भाई कर रहे थे, इदारों के सरबराहान का नाम मरियम लेती है, उनको तस्दीक का निशाना सिर्फ नहीं बनाती, ब्लैकमेलिंग के लिए उनकी काबिल एतराज वीडियो भी रख के बैठी हुई है। हम नहीं करते। हमने जो फैक्ट्स और फिगर्स वाले चीजें हैं जिसको सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो उसके ऊपर बात करने से मैं कोई नहीं रोक सकता। मसलन 40 लाख जिंदा लोगों को मुर्दा करार देना, खुदा की पनाह, इसको क्या कहेंगे? 8 केसेस हम जो पिटीशन लेके गए ईसीपी में, वो हमें एंटरटेन नहीं करते, कोर्ट करते हैं, फिर वो करते हैं। इसको मैं क्या कहूँ? इत्तेफाक तो नहीं है ना ये। उसके बाद मुर्दा लोग आज भी भुट्टो साहब की तरह वोटर लिस्टों में जिंदा, और वो टर्नआउट मैं जरा कमेंट करना चाहूंगा। तो बातें ये है कि ये इन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की आड़ में लूटा है दोनों जमातों ने। ये वजह है कि आज अवाम ने इनसे बदला लिया है। ओके, आपने कहा अवाम ने बदला ले लिया, ठीक है, आपने कहा अवाम ने इसलिए बदला लिया, आपका जिस वजह से ये इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं कर रहे। अच्छा, इस वजह से नहीं जाना चाह रहे इलेक्शन में, अरबों रुपए लगा के, क्योंकि उन्होंने कौन सा कमाई करके खुद रखा हुआ है वो। मुशर्रफ चीमा साहब करिए, आप लोग इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि आप लोगों को अवाम के रिएक्शन का मालूम है, और ये ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका एक छोटा सा ट्रेलर है जो मैं समझ सकूं उनकी बात से। हम लोगों ने फिर मैं इफ्तिखार भाई आपके पास आता हूं वाइंड अप कमेंट्स के लिए। देखें, हम लोगों ने मुख्तसरन में अगर आपको बताऊं, हमारा फैसला यही था कि हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस वक्त इलेक्शन जो था वो मईशत के लिए तबाहकुन था। अच्छा, बिल्कुल था, क्योंकि इलेक्शन मईशत के लिए तबाहकुन किस उस जब हमने ये हुकूमत ली, किस तरह था कि आपके जो रिजर्व्स थे वो बॉटम आउट हो चुके थे, आपका 1.5 अरब से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट महीने का था, आपका 2-3 महीने भी नहीं गुजरने थे। तो तब हुकूमत लेना, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करना, वो मुश्किल फैसले करना ताकि पाकिस्तान जो है श्रीलंका की सिचुएशन ना बने, मैं समझता हूं हमने ये फैसला किया। हमने पाकिस्तान को बचाया, हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाया। और ये जितनी बातें कर रही हैं, ये इनसे पूछें कि 1100 अरब का जो सर्कुलर डेट था उसके 1500 1.5 गुना उसके ऊपर इजाफा चढ़ा दिया, ये इनकी हुकूमत थी। क्या जो फिस्कल डेफिसिट जो 5000 अरब का ये छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, ये इनकी गवर्नेंस थी? या जो ये जो रिजर्व्स खाली छोड़ के गए? तो इन सारी चीजों को देखें, हम अपनी सियासत, हम जाते सियासत में तो हमने क्लीन स्वीप कर देना था उस वक्त, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुल्क को डूबने से बचाना था। आपका नुक्ता, ये आपका बयानिया था। इफ्तिखार साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने गुफ्तगू आप सुन रहे, डेली आप लोग माशाल्लाह तज्जिया भी करते हैं, एज वी स्पीक आप क्या समझते हैं मामलात कैसे सुलझाव की तरफ बढ़ सकते हैं? पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, मुबाहिसों में, टॉक शोज में आते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप में कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। तो फिर कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है जब आपस में बात नहीं करते हैं? दे आर टॉकिंग थ्रू मीडिया। ये मामलात दुरुस्त नहीं होंगे कभी भी। अच्छा, क्योंकि जब आप अपने मुखालफिन को चोर, बदमाश, लुटेरा, लफंगा कहते हैं और उनसे डायलॉग तो आप करने को तैयार नहीं थे। जब वो आप असेंबली में आप भी बैठे थे और वो भी बैठे थे,
तो ये सवाल तो मेरे नज़दीक बिल्कुल इरेलीवेंट ही हमारी तरफ से हो जाता है। ये इकट्ठे बैठ के बात नहीं करना चाहेंगे, ना ये करेंगे। ठीक। अब देखना ये है कि इनके इस रवैये से पाकिस्तान का समाजी ढांचा जो तबाह हो चुका है, इक़्तिसादी ढांचा जो तबाह होने जा रहा है, इन दोनों ढांचों के तबाह होने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक ढांचा है ये बच पाएगा? अगर ये डेमोक्रेटिक ढांचे को भी धचका लग गया तो फिर तीनों अगर चीजें हमारे पास नहीं हुई तो हम कहाँ खड़े होंगे? ये है वो सवाल जो मैं आज के ये जो शुरा इनके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसका जो घर में बैठ के आराम से सोचें कि इसका जवाब क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। मैं बताऊं कि इमरान खान ने कहा था और उसका ये मौकफ है कि जब तक उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उसके लिए हुक्मरानी बेमानी है। और मैं आपको बता दूं कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। देखिए इफ्तिखार साहब की मैं बात को सेकंड करूंगा कि ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का एक मिनिमल वर्किंग रिलेशनशिप होना लाजमी है, वरना ये सिस्टम नहीं है नहीं ना। नहीं वो क्यों नहीं है? क्योंकि एक आदमी की ईगो इस मुल्क से बड़ी है। एक आदमी की जो अना है वो हावी है 22 करोड़ अवाम के ऊपर, और वो नहीं होनी चाहिए। जब आप ये सियासत करेंगे कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, ये काफिर हैं, मैं जहाद कर रहा हूं, मैं जो हूं क्या कहते हैं शरीफ हूं, ये चोर हैं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। मैं चाहूंगा चीमा साहब आप क्या कहेंगी टुवर्ड्स द एंड? आप अगर बातचीत नहीं होगी और अपने आप को अगर आप इंटरेक्ट नहीं किया जाएगा, मिनिमम कॉमन एजेंडा पे नहीं आएंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर ना आप लोगों की फ्रेश इलेक्शंस की बात ये मानेंगे, जब ये कहते थे उस वक्त आप लोग नहीं मानते थे। देखिए मैं तो ये कहूंगी कि मैं ये और कोई भी तज्जिया निगार ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगी। अभी भी अगर वोटर लिस्टें ठीक होती तो ये टर्न आउट तकरीबन 70 to 80% थी। 30% लोग आपके झूठ बोलते हैं आप। आप प्लीज मेरी बात में इंटरप्ट ना करें। मैं अगर कहूँ कि आप झूठ बोलते गलत बात कर रही है ना, आप ऐसी बात कर रही है जिसका वजूद ही नहीं है। आपने ऐसी बातें कर करके पाकिस्तान की सियासत तबाह कर दी है। झूठ बोलते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। आप लोग गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रही हैं। ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी भी आएगी इंशाल्लाह। हुकूमत भी आएगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लैंग्वेज इस्तेमाल करनी सीखो। लैंग्वेज प्लीज, आप खातून है, एहतराम करवाएं और लैंग्वेज ठीक इस्तेमाल करें। आप कैसे कह सकते हैं झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ है। आपने जो इंतखाबी फरिश्तों के बारे में बात की वो झूठ है। दूसरी बात ये, मैंने आपके बाप को नहीं कहा, मुझे पता है मैं किससे मुखातिब हूँ। दूसरी जहाँ तक किससे मुखातिब है? इंशाल्लाह अभी भी आप लोगों से मुराद जो भी समझते हैं ना कि हमें मैंडेट नहीं मिलेगा, उनको मजा चिखाया है, आगे भी आवाम चिखाएगी। ये लफ्ज़ चिखाया औरत को इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने जितने पैसे लगाने हैं लगा ले। आप औरत को एक खातून को ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए मोहतरमा। आप खुद PMLN का एक हिस्सा, बिकॉज आपकी वाइफ उधर बैठी हुई है, आपकी वाइफ उनकी एक मेंबर है। आपकी बात तो है ही नहीं। आपकी बात तो अनबायस्ड है। आप तो बायस्ड है। आपका तज्जिया आप ये इफ्तिखार साहब को कह रही हैं? जी बिल्कुल, इनके मिसेज इफ्तिखार PMLN की, आपको पूछे इनके क्या वो पार्टी की नहीं है? वो इफ्तिखार साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे ऑन एयर? फिर मैंने क्लोज करना है प्रोग्राम। मैं इनको ये कहना चाहूंगा ये पूरा कारोबार अपना मेरे नाम कर दें अगर मेरी वाइफ PML की वर्कर है। अच्छा, ये मैडम उन्होंने ऑन एयर कहा कि अपना कारोबार उनके हवाले कर दिया अगर उनकी वाइफ जो है वो PMLN की वर्कर है। नहीं, सबको पता है वर्कर हैं, सबको पता। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ ना। देखिए तो आपको चैलेंज कर रहे हैं ना। आपके कहने से नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, और बराए मेहरबानी प्लीज एहतराम करें और एहतराम करवाएं। डिसएग्री करें, आप कहें मैं डिफर करता हूँ, आपको कैसे पता है मैं झूठ बोल रही हूँ? चले मेरे ख्याल में इसलिए कि लिस्टों में ऐसी कोई बात साबित नहीं हो रही है। ओ भाई साहब छोड़ दें, आप 40 लाख वोटर का जवाब दे कैसे? नहीं, उसका मेरे से जवाब ले लें। कैसे मुद्दा करार दे दिए? इस पे अपना तज्जिया झाड़े, ऐसे ना बातें करें। नहीं, वो जो लफ्जों का चुनाव मोहतरमा बेहतर चुनाव करना चाहिए। मर्दों के साथ ऐसे लफ्जों का चुनाव नहीं करते। प्लीज मेहरबानी। चले, वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है।
मुसर्रत चीमा साहबा मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम दस्तक में, आपका बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब असम्बली इफ्तिखार सीनियर जर्नलिस्ट आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर मिनिस्टर पंजाब पीपल्स पार्टी से, और राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया दैट यू केम टू आवर स्टूडियोज़ और आपने अपने मौक़िफ़ दिया। व्यूअर्स, अब ज़ाहिर सी बात है मामलात जो हैं वो बाज़ दफ़ा गुफ्तगू में भी ज़रा तुंदो तेज़ मामलात हो जाते हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल में अपने आप को एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए हदूद व क़यूद के साथ मामलात को और बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो PTV का खासा भी और हमारे प्रोग्राम की पहचान भी है। बारकेव अब 22 जुलाई को हम देखेंगे कि कायदे ऐवान कौन मुंतखब होता है, हमजा शहबाज साहब या चौधरी परवेज़ इलाही। वी हैव टू वेट एंड सी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।